हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री एजुकेयर पॉइंट। जैसा कि लास्ट सेशन में हमने अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में, इसके अलावा अधिशोषण समतापी, फ्राइनलिक अधिशोषण समतापी ये क्या होते हैं, इनका वक्र जो है वो हमने डिटेल से स्टडी किया। इसके अलावा विलयन प्रावस्था में अधिशोषण किस प्रकार से दर्शाया जाता है वो भी हमने डिस्कस किया था। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम उत्प्रेरक, उत्प्रेरण और इनके जो अधिशोषण सिद्धांत होते हैं उनके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले उत्प्रेरण। उत्प्रेरण से पहले हम यदि एक बात करते हैं उत्प्रेरक, तो उत्प्रेरक का यदि अर्थ हम कहें तो उत्प्रेरक का अर्थ होता है कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, लेकिन खुद के द्रव्यमान और संगठन में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होने देते, उन्हें हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। ओके। और उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया को क्या नाम दिया जाता है, उत्प्रेरण कहा जाता है। अब देखिए फॉर एग्जांपल ये पहले वाली अभिक्रिया, पोटेशियम परक्लोरेट जो है उसका उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में अभिक्रिया करवाएं तो यहाँ पर ये कितने डिग्री पर होती है, 600 डिग्री पर। लेकिन यदि इसमें हम उत्प्रेरक मिला देते हैं, उत्प्रेरक के रूप में हम यहाँ क्या मिला रहे हैं, MnO2, तो अभिक्रिया जो है वो 600 की बजाय 338 डिग्री पर ही हो जाती है। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि ये अभिक्रिया जो है इसकी को ही हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरण। क्यों? क्योंकि ये उत्प्रेरक की उपस्थिति में हुई है। ओके, तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है, उत्प्रेरण कहलाती है। उसके पश्चात उत्प्रेरक। अब जैसा कि उत्प्रेरक की परिभाषा अभी हमने बताई थी कि रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। अब यहाँ पर उत्प्रेरकों के प्रकार हम देखेंगे। मोस्टली उत्प्रेरक जो हैं वो 4 प्रकार के यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। सबसे पहला जो हम देखेंगे, सबसे पहला हम जो देखेंगे वो उत्प्रेरक होगा आपके धनात्मक। ओके। दूसरा उत्प्रेरक हम देखेंगे ऋणात्मक। ओके। और तीसरा जो है वो हम देखेंगे स्वतः है। और चौथा इसमें हम देखेंगे प्रेरित उत्प्रेरक। अब इन चारों के बारे में पहले हम देखते हैं। धनात्मक उत्प्रेरक से तात्पर्य है कि वे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ऋणात्मक से तात्पर्य है कि वे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं। और स्वतः उत्प्रेरक से तात्पर्य है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद यदि उसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक का काम करने लगे तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वतः उत्प्रेरक कहते हैं। और प्रेरित उत्प्रेरक से तात्पर्य है कि यदि एक अभिक्रिया किसी दूसरी अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का काम करना शुरू करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेरित उत्प्रेरक कहते हैं। तो इन चारों के बारे में हम यहाँ डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि धनात्मक उत्प्रेरक, हमने कहा कि अभिक्रिया के वेग को जो बढ़ा देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है उसका अपघटन जनरली हम देखें तो नॉर्मल तरीके से धीमा होता है। ओके। अब यहाँ पर इसका अपघटन यदि तेजी से हमको करना है तो इसमें हम एक उत्प्रेरक मिलाते हैं PT। तो ये PT क्या करता है, इसके अपघटन की दर को बढ़ा देता है और बढ़ाता है, इसीलिए इस PT को क्या कहते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक हम कह सकते हैं। ओके। अब यहाँ पर देखिए ये धनात्मक उत्प्रेरक आखिर अभिक्रिया के वेग को बढ़ा क्यों देता है, इसके लिए हम एक ग्राफ के थ्रू इसे देखेंगे। तो ये क्यों बढ़ाता है, देखिए धनात्मक उत्प्रेरक जैसे ही हम किसी अभिक्रिया में मिलाते हैं वैसे ही वह उस अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को क्या कर देता है, कम कर देता है। सक्रियण ऊर्जा कम होते ही अभिकारक अणु उत्पाद में शीघ्रता से बदल जाते हैं और अभिक्रिया का वेग क्या होता है, बढ़ जाता है। सक्रियण ऊर्जा मैंने लास्ट सेशन में बताई थी कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक होती है, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। यहाँ वक्र के थ्रू हम समझेंगे किस तरीके से सक्रियण ऊर्जा कम होती है। ये देखिए ऊपर वाला जो वक्र इस तरीके से हमको बता रहा है अनुत्प्रेरित अभिक्रिया, मतलब बिना उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में। तो यहाँ पर यह जो है ये वाला जो है ई ए,
यह है सक्रियण ऊर्जा। तो यहाँ हम देख सकते हैं बिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में इतनी सक्रियण ऊर्जा लगती है। ओके, लेकिन जैसे ही हम इसमें उत्प्रेरक मिला देते हैं, यानी कि उत्प्रेरित अभिक्रिया, यहाँ अभिक्रिया का मार्ग बदल जाता है और सक्रियण ऊर्जा पहले की तुलना में कम हो जाती है। सक्रियण ऊर्जा कम हुई, अभिकारक अणुओं को ऊर्जा अवरोध कम पार करना पड़ता है और आसानी से उत्पाद में बदल जाते हैं। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि अभिकारक में जैसे ही हमने उत्प्रेरक मिलाया, इसने क्या कर दिया, इसकी सक्रियण ऊर्जा को कम कर दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ले आया। ओके, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को इस प्रकार से बढ़ाते हैं। ओके, ऋणात्मक उत्प्रेरक के बारे में जैसा कि मैंने अभी बताया कि ऐसे उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपघटन। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो अपघटित कम करें, या यूं कह सकते हैं कि वो अपघटित नहीं हो, या उसके अपघटन की दर को यदि हम और धीमा करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इसमें क्या मिलाते हैं, ग्लिसरॉल मिलाते हैं। ये ग्लिसरॉल जो है वो उसके अपघटन की दर को क्या कर देता है, धीमा कर देता है, यानी कि उसका अपघटन नहीं होने देता है। तो यहाँ ग्लिसरॉल किसका काम करता है, ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम करता है। सेकंड देखते हैं सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीकरण जो है वो भी होता रहता है। अब इसका ऑक्सीकरण या इसका अपघटन धीमा करने के लिए या इसके ऑक्सीकरण की दर को कम करने के लिए हम इसमें मिलाते हैं एथिल एल्कोहल, और ये एथिल एल्कोहल मिलाते ही इसके ऑक्सीकरण की दर धीमी हो जाती है, यानी कि बहुत कम यह ऑक्सीकृत होता है। तो यहाँ पर यह एथिल एल्कोहल यानी कि C2H5OH किसका काम करता है, ऋणात्मक उत्प्रेरक, यानी कि इसके ऑक्सीकरण की दर को धीमा कर देता है। ओके, ठीक इसी प्रकार से पेट्रोल के अपस्फोटन को कम करने के लिए इसमें एक ऋणात्मक उत्प्रेरक टेट्रा एथिल लेड जो है वो मिलाया जाता है। ओके, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि ये ऋणात्मक उत्प्रेरक होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को क्या करते हैं, कम करते हैं। ओके, आगे तीसरा उत्प्रेरक चलते हैं हम, स्वतः उत्प्रेरक। स्वतः उत्प्रेरक का जैसा कि मैंने अभी समझाया आपको कि रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद जो है वो ही यदि किसका काम करना शुरू करे, उत्प्रेरक का काम करना शुरू करे, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, स्वतः उत्प्रेरक कहते हैं। अब देखिए जैसे ये है CH3COO, जिसे एस्टर नाम होता है इसका, एथिल एसीटेट। इसका जब हम जल अपघटन करवाते हैं तो ये जल अपघटन पहले एकदम स्लो होता है, यानी कि धीमी गति से होता है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर CH3COOH बनता है, ये CH3COOH यहाँ किसका काम करना शुरू कर देता है, उत्प्रेरक का, और अब इसके जल अपघटन की दर को बढ़ा देता है। तो यहाँ पर बाहर से नहीं मिलाया है हमने, इस अभिक्रिया के अंदर ही बना है, और इस कारण इसको हम क्या कहते हैं, स्वतः उत्प्रेरक कहते हैं। ओके, इसी का एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम, पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि KMnO4 द्वारा ऑक्सैलिक अम्ल का ऑक्सीकरण, ऑक्सैलिक अम्ल मतलब C2H2O4। तो इनका ऑक्सीकरण जब हो रहा है तो यहाँ पर जैसे ही यह Mn आयन बनते हैं, Mn+2 आयन जो मैग्नीशियम सल्फेट के रूप में है, जैसे ही ये बनते हैं इसके अपघटन की या ऑक्सीकरण की दर जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि यहाँ ये जो Mn आयन होता है, मैग्नीज आयन जो होता है, वो किसका काम करता है, स्वतः उत्प्रेरक का काम करता है। तो इस तरीके से स्वतः उत्प्रेरक का एक एग्जाम्पल और हम यहाँ पर बता सकते हैं। अब तीसरा प्रकार जो है वो देखते हैं हम, प्रेरित उत्प्रेरक। अब जैसा कि नाम से ही पता है, जैसा कि मैंने बताया कि एक अभिक्रिया के अंदर, यानी कि एक अभिक्रिया किसी दूसरी अभिक्रिया को प्रेरित करती है, तो वहाँ उससे क्या कहा जाता है, प्रेरित उत्प्रेरक। देखिए इसकी परिभाषा, जैसा कि हमने कहा, एक रासायनिक अभिक्रिया यदि दूसरी रासायनिक अभिक्रिया को या उसके वेग को प्रभावित करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेरित उत्प्रेरक कहते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, आर्सेनाइड सल्फाइड जो है उसका वायु में क्या होता है, तीव्रता से ऑक्सीकरण होता है, और सोडियम आर्सेनाइड जो है उसका ऑक्सीकरण नहीं होता। लेकिन यदि दोनों को हम मिला दें तो मिलाने पर इन दोनों का ऑक्सीकरण हो जाता है। देखिए हम इसको एक समीकरण के थ्रू समझते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पर ये है Na2
H2, इसे हम कहते हैं सोडियम सल्फाइड। अब इसका ऑक्सीकरण जो है ये वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होती है तेजी से और सोडियम सल्फेट जो है वो बना लेती है। लेकिन सोडियम आर्सेनाइड जो होती है वो वायु में ऑक्सीकृत नहीं होती। तो हम देख सकते हैं एक अभिक्रिया का ऑक्सीकरण हो रहा है और दूसरी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण नहीं हो रहा, मतलब वो अभिक्रिया नहीं कर रही है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को मिला देते हैं। तो जैसे ही इन दोनों को मिलाते हैं तो अब आराम से अभिक्रिया होती है, यानी कि सोडियम सल्फाइड जो है वो आसानी से ऑक्सीकृत हो जाता है और सोडियम आर्सेनाइड जो है वो भी आसानी से क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। तो यहाँ पर यह जो पहले वाली अभिक्रिया है इसने इस दूसरी वाली अभिक्रिया को क्या कर दिया, प्रेरित कर दिया, मतलब इसको क्रिया करने के लिए प्रेरित किया। तो यहाँ पर इस पहली अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रेरित उत्प्रेरक कहते हैं। तो इस तरीके से प्रेरित उत्प्रेरक हम समझा सकते हैं। ओके, पहली वाली में हमने कहा कोई ऑक्सीकरण शीघ्रता से हो रहा है और दूसरी वाली में कोई अभिक्रिया ही नहीं हो रही है, दोनों को मिलाया, मिलाते ही अभिक्रिया हो गई। तो यहाँ पहले वाली अभिक्रिया ने सोडियम आर्सेनाइड वाली के लिए किसका काम किया, प्रेरित उत्प्रेरक का काम किया। ओके, तो इस तरीके से प्रेरित उत्प्रेरक को हम समीकरण के आधार पर समझा सकते हैं। अब चलते हैं हम उत्प्रेरण के प्रकार में। अब उत्प्रेरण के प्रकार में पहला प्रकार जो है वो क्या है, समांगी उत्प्रेरण। जैसा कि नाम से ही विदित है समांगी, यानी कि इसमें क्या होगा, क्रियाकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक सभी की भौतिक अवस्था एक जैसी होगी। यानी कि यदि क्रियाकारक ठोस है तो उत्प्रेरक और उत्पाद भी ठोस होंगे, यदि द्रव है तो सभी द्रव, यदि गैस है तो सभी गैस होंगे। अब इसका एक एग्जाम्पल जो है वो हम देखते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए, सीसा कक्ष विधि, यानी कि SO2 हमने लिया है और O2 लिया है। SO2 का हम ऑक्सीकरण करवा रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड का, तो SO3 सल्फाइड बन रही है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि अभिकारक यानी कि SO2 और O2 गैस अवस्था में है। G जो कोष्टक में लिखा हुआ है इसकी अवस्था को बताता है। यहाँ उत्प्रेरक जो नाइट्रस ऑक्साइड हमने लिया है वो भी क्या है, गैस है। और यहाँ SO3 बना है वो भी क्या है, गैस। तो अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद तीनों की अवस्था क्या है, सेम, यानी कि तीनों गैस अवस्था में है। दूसरा देखिए CH3COOH, यहाँ हम कहें कि एथिल एसीटेट, ये किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। H2 है, ये भी लिक्विड फॉर्म में है। और H2SO4 लिया हमने उत्प्रेरक, वो भी लिक्विड फॉर्म में। और बाकी जो बने हैं वो भी लिक्विड फॉर्म यानी कि एक्वस फॉर्म में बनते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि यह भी किसका उदाहरण है, समांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है। अगला जो है शर्करा, यानी कि C12H22O11, यानी कि C12H22O11 शर्करा का यदि हम जल अपघटन करवा रहे हैं तो यहाँ H2SO4 ले रहे हैं हम, तो यहाँ C6H12O6 और C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनते हैं। ये यहाँ लिक्विड फेज यानी कि एक्वस फॉर्म में यहाँ पर ये बनते हैं। इसे हम एक्वस फॉर्म भी लिख सकते हैं, एल की जगह यहाँ हम एक्वस फॉर्म भी बता सकते हैं। ओके, तो यहाँ हमने देखा कि सभी की जो फेज है यानी कि भौतिक अवस्था है, अभिकारक हो चाहे उत्पाद हो चाहे उत्प्रेरक हो, सब की क्या है, सेम है। इसी कारण हम इन्हें क्या कहते हैं, समांगी उत्प्रेरण जो है वो कहते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर समांगी उत्प्रेरण जो है उसकी जो क्रिया विधि है उसको हम यहाँ बताते हैं। देखिए अब इसमें क्या है, सबसे पहले क्या होता है, उत्प्रेरक जो होता है वह क्रियाकारक के साथ क्रिया करके एक स्थायी मध्यवर्ती बनाता है और फिर अन्य से क्रिया करके उत्पाद बना लेता है। यानी कि सबसे पहले जैसे फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं हमारे पास एक अभिकारक A है और एक क्या है, B है। ओके, ये दोनों क्रिया करके क्या बना रहे हैं, A और B उत्पाद यहाँ बना रहे हैं। ओके, और यहाँ अभिक्रिया जो है वो X उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो रही है। तो सबसे पहले क्या होता है, पहला अभिकारक A ये X के साथ यानी कि उत्प्रेरक के साथ क्रिया करेगा और क्या बनाएगा, AX। तो यहाँ AX जो है वो क्या है, मध्यवर्ती है। ओके, फिर ये मध्यवर्ती जो है वो दूसरे अभिकारक B के साथ क्रिया करेगा और क्या करेगा, उत्पाद बना लेगा AB।
और ये जो X है वह उत्प्रेरक था, तो उत्प्रेरक जो है वापस अभिक्रिया में निकल जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, मध्यवर्ती सिद्धांत कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि एक अभिकारक उत्प्रेरक के साथ मध्यवर्ती यौगिक बनाएगा, फिर वो मध्यवर्ती यौगिक दूसरे अभिकारक के साथ क्रिया करेगा और उत्पाद बना लेता है। इसको हम एग्जाम्पल जो है वो देखते हैं इसका। जैसे देखिए एग्जाम्पल इसका SO2 है, इसका हम ऑक्सीकरण यहाँ पर करवा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ SO2 का जो हम ऑक्सीकरण करवा रहे हैं, तो यहाँ देखिए सबसे पहले SO2 जो है वो यहाँ हम कह सकते हैं कि इस तरीके से ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रही है O2, और NO यहाँ क्या है, उत्प्रेरक, और यहाँ बना SO3। ओके, ये समीकरण जो है वो हम यहाँ पर समझेंगे। तो देखिए क्या होता है, तो सबसे पहले देखिए NO यानी कि जो उत्प्रेरक होता है यह इस ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है और क्या बनाता है, NO2 बनाता है। तो यहाँ NO2 जो है वो एक प्रकार का माध्यमिक यौगिक, या हम कह सकते हैं कि मध्यवर्ती बना है। अब क्या होता है कि ये जो दूसरा उत्प्रेरक है SO2, ये इसके साथ क्रिया करने आता है, मतलब SO2 प्लस NO2। ओके, तो यहाँ पर जब क्रिया होती है तो यह SO3 बन जाता है और क्या बन जाता है, NO। तो यहाँ जो SO3 बना है ये क्या है, उत्पाद है, और ये जो NO है ये क्या है, उत्प्रेरक है। तो इस तरीके से उत्प्रेरक जो है वो यहाँ पर अलग हो जाता है और हम दोनों को यहाँ समझा सकते हैं। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर इसको समझाने के लिए जैसा कि हमने बताया कि अगले स्टेप के अंदर क्या होता है कि यह इसके साथ क्रिया करता है, यानी कि SO2 जो NO2 जो बना है वह SO2 के साथ क्रिया करता है और क्रिया करके SO3 बनाता है, और यह जो उत्प्रेरक बनता है यानी कि NO, ये वापस यहाँ अलग हो जाता है। तो इस तरीके से हम इनको समझा सकते हैं माध्यमिक यौगिकों का सिद्धांत। जैसा कि मैंने बताया कि ये एक अभिक्रिया है, तो इस अभिक्रिया में क्या होता है, सबसे पहले यह उत्प्रेरक एक अभिकारक को अपने साथ जोड़ता है और NO2 बना लेता है। ओके, और उसके बाद में क्या होता है कि ये जो बना है वह दूसरे अभिकारक SO2 को अपने साथ क्रिया करवाता है और SO3 और NO बना लेता है। तो इस प्रकार से हम इसे बता सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम। देखिए C2H5 यानी कि एथेनॉल जो है उसके H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया करवा रहे हैं, तो यहाँ एस्टर जो है वो बन रहा है। तो इसे भी हम समांगी उत्प्रेरण के थ्रू देखते हैं। क्या होता है, देखिए सबसे पहले एथेनॉल है, तो एथेनॉल से तात्पर्य है C2H5OH। अब ये क्या करता है, H2SO4 यानी कि उत्प्रेरक के साथ क्रिया करता है। H2SO4 को मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ HSO4। अब यहाँ पर क्या होता है कि यह तो आपस में क्रिया करता है और क्या बना लेता है, H2O बना लेता है, और बाकी जो बना C2H5HSO4 ये बन गया और ये इस तरीके से हुआ। तो यहाँ पर ये जो C2H5HSO4 बना है ये क्या है, मध्यवर्ती यौगिक है। अब यह जो मध्यवर्ती यौगिक होता है, एथेनॉल के कितने अणु थे, 2, एक यहाँ काम आ चुका है, दूसरा अणु आता है C2H5OH प्लस C2H5HSO4 जिसे एथिल हाइड्रोजन सल्फेट भी हम कहते हैं। अब क्या होता है कि ये जो मध्यवर्ती यौगिक बना है यह इस दूसरे अभिकारक अणु के साथ क्रिया करता है और क्रिया करके बनाता है C2H5O C2H5 ईथर का निर्माण यहाँ कर लेता है, और यहाँ का जो H है वो इस HSO4 के साथ जुड़कर बना लेता है H2SO4। तो उपरोक्त अभिक्रिया में हम बता सकते हैं कि एक तो ये जो है वो बन गया और C2H5 जो था वो इस तरीके से क्रिया करके बन जाता है, और ये उत्प्रेरक जो हमने मिलाया था H2SO4 ये वापस प्राप्त हो जाता है और ये H2 यहाँ बन जाता है। तो इस तरीके से हम इनको समझा सकते हैं। ओके, देखिए जैसा कि मैंने बताया सबसे पहले क्या होता है कि एल्कोहल एक अणु आता है और H2SO4 के साथ क्रिया करता है और क्या बनाता है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, जो कि मध्यवर्ती या माध्यमिक यौगिक है।
अब ये मध्यवर्ती जो है वो एथिल एल्कोहल के दूसरे अणु के साथ क्रिया करता है। ये देखिए दूसरा अणु और ये, तो यहाँ ये H जो है और ये जो H2SO4 है ये बना लेते हैं इस तरीके से, और ये जो C2H5 है वो इसके साथ जुड़ जाता है, तो C2H5O C2H5 यानी कि डाई एथिल ईथर यहाँ पर बन जाता है। तो इस तरीके से हम समांगी उत्प्रेरण जो है उसको समझा सकते हैं। ओके, उसके बाद में देखिए अगला जो है विषमांगी उत्प्रेरण। विषमांगी उत्प्रेरण जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि जब क्रियाकारक, क्रियाफल, उत्प्रेरक तीनों की भौतिक अवस्था क्या रहती है, अलग अलग रहती है। यानी कि अभिकारक है, उत्पाद है और उत्प्रेरक जो है वो तीनों ही अलग अलग अवस्था में हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, विषमांगी उत्प्रेरण। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, तेलों का हाइड्रोजनीकरण। वनस्पति तेल लिक्विड फॉर्म में है, इसका हाइड्रोजनीकरण करवा रहे हैं, H2 हाइड्रोजन गैस में है। निकल उत्प्रेरक है वो सॉलिड है, और वनस्पति घी बनता है वो भी क्या है, सॉलिड है। तो यहाँ हम देख सकते हैं भौतिक अवस्थाएं सबकी क्या है, अलग अलग है। दूसरा देखिए अमोनिया का निर्माण। N2 और H2 क्या है, गैस में है, यानी कि अभिकारक किस स्टेट में है, गैस में। उत्प्रेरक जो लिया है Fe वो सॉलिड स्टेट में, और NH3 जो बना है वो गैस स्टेट में। तो यहाँ हम देख सकते हैं अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक इन सभी की भौतिक अवस्थाएं क्या है, अलग अलग। तो इस तरीके से विषमांगी उत्प्रेरण का एग्जाम्पल जो है वो हम बता सकते हैं। अब देखिए विषमांगी उत्प्रेरण जो है इसका जो अधिशोषण सिद्धांत है वो भी है, वो किस प्रकार से है देखिए। सबसे पहले यहाँ हम कहते हैं कि सबसे पहले ठोस उत्प्रेरक जो होता है, ठोस उत्प्रेरक जो होता है वह उत्प्रेरक की, यानी कि ठोस उत्प्रेरक की सतह पर किसका अधिशोषण होता है, क्रियाकारक का। ओके, विस्तृत हो जाते हैं। अब इसका क्या होता है, अधिशोषण होता है, और उसके बाद में मध्यवर्ती संकुल बनता है, और अगले स्टेप में उत्प्रेरक की सतह से उत्पाद जो है वो हट जाता है, और उत्पाद जो है वो उत्प्रेरक से दूर विस्तृत हो जाता है, हट जाता है। अब देखिए यहाँ पर इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये अपने पास एक उत्प्रेरक है, ओके, ये उत्प्रेरक है, और यहाँ हम कह सकते हैं कि यह जो है उत्प्रेरक हमने बनाया, ओके, और यह है उत्प्रेरक की सक्रिय सतह जो है वो हमने बना दी। उत्प्रेरक की ये जो सतह है वो है। अब यहाँ पर हमने एक अभिकारक लिया है A+B। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये अभिकारक A और B जो होते हैं यह इस उत्प्रेरक की सतह पर, ये जो है वो क्या है, उत्प्रेरक है, ओके, और ये क्या है, अभिकारक है, ओके। तो सबसे पहले ये अभिकारक A और B जो है वो उत्प्रेरक की सतह पर फैल जाते हैं, और फैलकर इसकी सतह पर क्या हो जाते हैं, अधिशोषित हो जाते हैं। देखिए किस तरीके से अधिशोषित हुए, ये देखिए अधिशोषित हो गए, ये A और ये B इसके सक्रिय सतह पर अधिशोषित हो गए, ओके। अब उसके बाद में अगले स्टेप में क्या होता है, देखिए ये अभी जो मैंने बताया अगले स्टेप में, तो अगले स्टेप में क्या होता है कि यह A और B जो यहाँ पर अधिशोषित हुए थे यह आपस में क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, और क्रिया करके आपस में क्या बना लेते हैं, बंध बना लेते हैं। तो यहाँ पर मध्यवर्ती का निर्माण जो है वो हो जाता है, ओके। और फिर इसके पश्चात जैसे ही ये आपस में मध्यवर्ती बंध बना लेते हैं, यानी कि बंध बनाकर मध्यवर्ती यौगिक बनाते हैं, उसके बाद में क्या होता है कि ये जो उत्प्रेरक होता है इस उत्प्रेरक की सतह पर इस तरीके से देखिए, ये जो मध्यवर्ती यौगिक के फलस्वरूप AB बना है ये यहाँ पर उत्पाद बन जाता है, और ये उत्पाद यहाँ पर इस तरीके से अलग हो जाता है, और उत्प्रेरक की सतह जैसे पहले थी यानी कि इस प्रकार से उपलब्ध हो जाती है, और इस तरीके से उत्पाद जो है वो यहाँ उत्प्रेरक की सतह से विशोषित होकर हट जाता है। वापस देखिए, सबसे पहले हमने बताया ये उत्प्रेरक है, यहाँ पर
इस उत्प्रेरक पर ये सक्रिय है, बिंदु बन रखे हैं। तो सबसे पहले अभिकारक जो होता है ए और बी हमने जो लिया है वह इसकी सतह पर क्या हो गया, विस्तृत हो गया, फैल गया, और फैलकर इसके सक्रिय केंद्र जो होते हैं उन पर जाकर अधिशोषित हो गया। यहाँ हम देख सकते हैं अधिशोषित हुआ है। उसके बाद में ए और बी जो है इनके बीच में आपस में अन्योन्य क्रिया हुई और क्रिया होकर इन्होंने बंध बना लिया, यानी कि मध्यवर्ती यौगिक बना लिया। और उसके बाद में यहाँ पर विशोषण क्रिया हुई और विशोषण क्रिया के फलस्वरूप ये जो उत्पाद ए बी बना था ये यहाँ सतह से क्या हुआ, हट गया, और उत्प्रेरक जो है वो वापस क्रिया करने के लिए उपलब्ध हो जाता है। तो इस तरीके से इस सिद्धांत को हम यहाँ पर समझा सकते हैं। ओके, आगे देखिए, इससे संबंधित 2-3 परिभाषाएं और भी हैं। उत्प्रेरक विष। अब उत्प्रेरक विष जो है वो क्या होते हैं कि उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को जो कम कर देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक विष। अब उत्प्रेरक जो है वो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कैसे करते हैं वो देखिए यहाँ पर जो है उत्प्रेरक, ये उत्प्रेरक जो है इस पर यहाँ ये है सक्रिय बिंदु है। इन सक्रिय बिंदु पर क्या होते हैं, उत्प्रेरक विष जो है वो आकर जो है वो यहाँ पर जुड़ जाते हैं। ये यहाँ आकर जुड़ गए और जुड़कर इनको क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। इस तरीके से इनको क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। और ब्लॉक करते ही यहाँ अब जो है अणु अधिशोषित नहीं हो पाते, क्योंकि इनके सक्रिय केंद्रों को आकर इसने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। और अब यहाँ अभिकारक अणुओं के जुड़ने की संभावना क्या हो जाती है, कम, और कम होने के कारण उस उत्प्रेरक की क्रियाशीलता भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि उत्प्रेरक विष जो होते हैं वो उत्प्रेरक पर अभिकारक से पहले ही आकर अधिशोषित होकर उनको क्या कर देते हैं, सक्रिय केंद्रों को ब्लॉक कर देते हैं, और इस कारण अभिकारक अणु यहाँ जुड़ नहीं पाते। ओके, दूसरा देखिए उत्प्रेरक वर्धक। उत्प्रेरक वर्धक से तात्पर्य क्या है कि यह उत्प्रेरक के पृष्ठ पर अधिशोषित होकर उसकी क्रियाशीलता को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। क्रियाशीलता को कैसे बढ़ाते हैं, देखिए जैसे हम कह रहे हैं कि यह यहाँ पर क्या है, कोई उत्प्रेरक है। ये देखिए उत्प्रेरक हम बना रहे हैं यहाँ पर, ये उत्प्रेरक जो है वो हमने बनाया, सही से बनाते हैं इसको। ये उत्प्रेरक हमने बनाया। ओके, तो यहाँ उत्प्रेरक की जो सक्रिय सतह है वो भी हम बना रहे हैं। ये देखिए अब क्या होता है कि जैसे ही हमने इसमें क्या मिलाते हैं, उत्प्रेरक वर्धक मिलाते हैं, तो उत्प्रेरक वर्धक जैसे ही इसके साथ जुड़ता है तो जुड़कर यह क्या करता है, 2 और नए सक्रिय केंद्र बना देता है। ये यहाँ जुड़ा और नए सक्रिय केंद्र यहाँ बना देता है। ये मान लो यहाँ जुड़ा, सक्रिय केंद्र बना दिए। तो उत्प्रेरक वर्धक जो है वो उत्प्रेरक की सतह पर सक्रिय केंद्रों की संख्या को क्या करता है, बढ़ा देता है। सक्रिय केंद्रों की संख्या बढ़ती है तो अभिकारक अणुओं के जुड़ने की संभावनाएं और अधिक हो जाती है। फलस्वरूप अभिक्रिया भी तेजी से होती है, यानी कि अभिक्रिया का वेग को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को भी बढ़ा देते हैं। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि उत्प्रेरक वर्धक जो है वो सक्रिय केंद्रों की संख्या बढ़ाकर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। दोनों नोट्स ध्यान रखेंगे कि उत्प्रेरक विष उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कैसे कम करते हैं और उत्प्रेरक वर्धक जो है वो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कैसे बढ़ा देते हैं। ये सारी बातें यहाँ हम ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर आज के वीडियो में हमने जो है ये सारी बातें यहाँ देखी, यानी कि उत्प्रेरक जो है वो क्या होते हैं उनके बारे में, उत्प्रेरण क्या होते हैं उनके बारे में, उनके प्रकारों के बारे में, और समांगी और विषमांगी अधिशोषण सिद्धांत जो होते हैं उनको भी हमने डिटेल से आज के लेक्चर में डिस्कस किया। तो आज का जो लेक्चर हमने पढ़ा है इसमें आप साथ साथ जो है वो नोट्स भी बनाते रहें ताकि आप अच्छी तरीके से याद कर सकें और लेक्चर जो है उसको समझ सकें। और इससे पहले आप जो सरफेस केमिस्ट्री के पार्ट 1 और 2 है उसे भी आप अवश्य देखें ताकि अपना जो लेक्चर है वो कंटिन्यू चलता रहे। ओके, साथ साथ में आप नोट्स जो हैं वो भी बनाते रहें। थैंक यू।